ओके यस, डेप्रिशिएशन से आप क्या समझते हो? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से आप क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? बताओ, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि रिडक्शन, रिडक्शन या फॉल, फॉल इन द वैल्यू ऑफ, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। मतलब जब भी आपकी जो असेट्स होती हैं, जितनी भी असेट्स होती हैं, उनकी अगर वैल्यू के अंदर गिरावट आ जाती है तो उसको कहते हैं डेप्रिशिएशन। तो अकाउंट्स उसको डेप्रिशिएशन बोलता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने लैपटॉप परचेज किया था, वो पिछले साल परचेज किया था, और आज अगर आज की वैल्यू करें उस लैपटॉप की, क्या उसकी वैल्यू सेम होगी? नहीं होगी, है ना। उसकी वैल्यू में गिरावट आ चुकी होगी। अगर मैं मोबाइल फ़ोन का लूँ तो मोबाइल फ़ोन की भी वैल्यू में गिरावट आ चुकी होगी। या फर्नीचर का हम एग्जांपल ले लें, चाहे हम एयर कंडीशन का एग्जांपल ले लें, हम चाहे हम प्रोजेक्टर का एग्जांपल ले लें, मतलब किसी भी असेट का अगर आप एग्जांपल लो, तो ज़्यादातर जो असेट्स हैं, मतलब जो 95% जो असेट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, उनकी वैल्यू के अंदर गिरावट आती है ना। उनकी वैल्यू में उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है बाय टाइम टू टाइम, ठीक है। बाय टाइम टू टाइम उनकी वैल्यू के अंदर गिरावट आती है, तो उसको ही कहते हैं डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जब वैल्यू वैल्यू की गिरावट में आना, वैल्यू गिरावट, वैल्यू के अंदर उसकी गिरावट में आना, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। रीज़न कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बताओ, वैल्यू के अंदर कैसे, जब पैसेज ऑफ टाइम, या इसको बोल दो और टाइम। अब मैं रीजंस बता रहा हूं आपको, अब मैं रीजंस बता रहा हूं आपको कि वैल्यू, किसी भी असेट्स की वैल्यू के अंदर गिरावट किस किस रीजन से आ सकते हैं। तो एक रीजन तो आपका क्या है कि आपका टाइम के कारण, अगर आप टाइम की अगर मैं बात करूं, कि अगर जैसे मैं कोई असेट का एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनो, एक असेट का एग्जांपल, जैसे आप लैपटॉप, आज आप लैपटॉप परचेज करके आए, आज ही आप लैपटॉप परचेज करके आए, बट आपने आपने अभी तक उसको ओपन नहीं किया, वो फुल पैक्ड है, मतलब बॉक्स के अंदर है, फुल पैक्ड है, आपने ओपन नहीं किया, किसी भी XYZ रीजन से आपने ओपन नहीं किया उसको, आप उसको बंद ही रखते हो, बिल्कुल न्यू का न्यू रखते हो, बिल्कुल आपने न्यू का न्यू रखा, और आप अगले साल उस पैकेट को खोलते हो। क्या मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपने यूज भी नहीं किया, बिल्कुल यूज नहीं किया आपने, बट क्या उसकी वैल्यू में अभी भी गिरावट आ चुकी होगी या नहीं आई होगी? मुझे बताओ। चाहे आप लैपटॉप का एग्जांपल ले लो, चाहे आप मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लो, मोबाइल फ़ोन तो सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू में वो आता है, फॉल आता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू के अंदर फॉल आता है मोबाइल फ़ोन के अंदर, क्योंकि हर एवरी ईयर एक न्यू टेक्नोलॉजी, एक न्यू क्या कहते हैं, इनोवेशन आ जाती है रिलेटिंग टू मोबाइल। जैसे कैमरास चेंज हो जाते हैं, उसकी स्क्रीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बहुत सारी न्यू चीज़ें आ जाती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, उसकी वैल्यू में गिरावट हो जाता है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट हम सारे रीज़न डिस्कस नहीं कर रहे, हम मेन रीज़न डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। उसके बाद एक जो रीज़न है, उसके बाद एक रीज़न हो सकता है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर का मतलब होता है कि जब आप किसी भी असेट्स को यूज करते हो, तो यूज करते टाइम जो उसकी वैल्यू में घिसावट होती है। आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो जब आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो क्या उस असेट में घिसावट हो रही है कि नहीं हो रही, है ना। वो यूज हो रहा है, वो टूट फूट तो टूटेगा ना, थोड़ा मतलब टूटा फूटा ये तो नहीं बोल सकते इसको, बट इसको बोल सकते हो घिसावट होगी उसकी। वियर एंड टीयर को कहते हैं घिसावट। तो घिसावट हो रही है ना उसकी वैल्यू, मतलब उस एसेट्स की घिसावट हो रही है। तो जब घिसावट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू के अंदर फॉल आएगा ही आएगा। उसके बाद और क्या रीजन हो सकता है, और क्या रीजन हो सकता है? और एक रीजन हो सकता है, जैसे कि एक वर्ड होता है ऑब्सोलेंसी, लाइक
ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट एक वर्ड होता है, आई डोंट नो मैंने स्पेलिंग इसकी करेक्ट लिखी नहीं करी, बट एक वर्ड होता है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है कि कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जानी, पुरानी टेक्नोलॉजी जो है, पुरानी टेक्नोलॉजी खत्म हो जानी और उसके जगह पे न्यू टेक्नोलॉजी आ जानी। जैसे कि पहले टाइपराइटर थे, ट्रेंड से बाहर हो जाना, ट्रेंड से बाहर हो जाना, राइट त्रक्ष, ट्रेंड से बाहर हो जाना, उसे ऑब्सोलीट कहते हैं, ठीक है। और तो अगर मैं बात करूं, जैसे टाइपराइटर जब पहले आते थे, पहले टाइपराइटर आते थे, तो अब उसके बाद कंप्यूटर आ गए, तो भले ही टाइपराइटर न्यू होगा, भले ही टाइपराइटर की वैल्यू में टाइम के कारण गिरावट नहीं होगी, वियर एंड टीयर के कारण नहीं हुई होगी, बट क्योंकि उसकी न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है, न्यू टेक्नोलॉजी आने के कारण जो पुराना वाले जो चीज़ थी वो ऑब्सोलेट हो चुकी है, तो ऑब्सोलेट के कारण भी आपकी वैल्यू के अंदर फॉल आ सकता है। तो ऐसे और भी रीज़न हो सकते हैं, मैं सारे रीजंस डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, उसमें आप पढ़ सकते हो कि क्या रीज़न हो सकते हैं। बाकी मेजरली यही रीज़न होते हैं कि टाइम के पैसेज ऑफ टाइम, वियर एंड टियर एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। तो इस रीज़न के कारण डेप्रिशिएट, आपकी असेट्स डेप्रिशिएट हो सकती है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये सब तो मे भी हो सकता है आप जानते ही होंगे, ये तो बचपन में करते हुए हैं, बट अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, अकाउंट्स इस डेप्रिशिएशन को क्यों काउंट करता है, क्यों कंसीडर करता है? हमें ये तो पता लग गया कि डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, बट अकाउंट्स इस डेप्रिशिएशन को क्यों कंसीडर करता है? मेरा क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से सुनना, क्यों कंसीडर करता है? जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, अब जब भी, एक तो रीजन ये है, आर्यन ने बिल्कुल करेक्ट बोला, टू शो एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट्स, हमें एक्चुअल वैल्यू शो करनी है, ठीक है। अगर कॉस्ट पे ही दिखा दूंगा, जैसे मैं एक लैपटॉप परचेज करके लेके आया था 50,000 का, और हर साल उसको अपनी असेट्स, अपनी बैलेंस शीट के अंदर उसको 50,000 का ही दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअल में तो 50,000 की है नहीं ना, तो उसको मेरे को करेक्ट वैल्यू पे दिखाना है। तो एक तो रीजन हो गया कि ट्रू एंड फेयर व्यू के कारण मैं ऐसा करता हूँ, मुझे ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना होता है, ट्रू पिक्चर दिखानी होती है अपनी कंपनी की, तो इस वजह से करता हूँ। दूसरा रीजन एक और ये है कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हो, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, इस साइड आप क्या लिखते हो, यहाँ पे आप सारे एक्सपेंसेस लिखते हो, यहाँ पे आप सारी इनकम लिखते हो। तो उसमें से एक एक्सपेंस ऐसा भी होता है जो डेप्रिशिएशन होता है, उसमें से एक एक्सपेंस ऐसा भी होता है जो डेप्रिशिएशन होता है, वो इसलिए दिखा है। और डेप्रिशिएशन को चार्ज करने के बाद ही, डेप्रिशिएशन को चार्ज करने के बाद ही हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आता है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आता है। तो भले ही कि हमारा जो डेप्रिशिएशन में एक्चुअल में हमारी जेब से वो पैसा नहीं गया, अगर आप डेप्रिशिएशन की मैं बात करूं, क्या हमारी जेब से पैसा जा रहा है, ये बताओ? क्या अगर मैं डेप्रिशिएशन की बात करूं, क्या जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में तो हमारी जेब से पैसा जाएगा ना, क्योंकि हम उसको पे करेंगे, बट क्या डेप्रिशिएशन में हमारी जेब से पैसा जा रहा है? नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी हम उसे यहाँ पे शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। डेप्रिशिएशन इज नॉट अ लॉस, इट्स अ एक्सपेंस। इसको लॉस नहीं कह सकते आप, बट इसको आप कह सकते हो, इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। भले ही इसको कैश में हम पे नहीं कर रहे, बट फिर भी हम इसको एक्सपेंस के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे हर साल हमारी एसेट में कुछ ना कुछ वैल्यू में गिरावट आ रही है, तो उसको हम एक्सपेंस के रूप में दिखा देते हैं, ताकि हमारा ट्रू नेट प्रॉफिट आ सके। नहीं तो अगर मान लो यहाँ पे मैं डेप्रिशिएशन नहीं दिखाऊंगा, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिखाएगा ना, मेरा प्रॉफिट जो होगा वो ज़्यादा शो होगा अगर मैं डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करूंगा। तो उस प्रॉफिट को कम करने के लिए, तो मैं डेप्रिशिएशन को चार्ज करता हूं। अब ये सब था आपका थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसके बाद से मुझे स्टार्ट करना है बिल्कुल प्रैक्टिकल पार्ट इसका। अभी तक जो हम कर रहे थे वो थ्योरेटिकल पार्ट था, अब हम प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं कि डेप्रिशिएशन के कौन से मेथड हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, किस तरह से डेप्रिशिएशन की कैलकुलेशन होती है, ये सारी चीज़ें अब हमें स्टार्ट करनी है। तो यहीं पे फोकस रखना।
ओके, सो अगर मैं डेप्रिसिएशन के मेथड्स की बात करूँ, यहाँ पे दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के जो कॉमनली यूज़ होते हैं। डेप्रिसिएशन के मेथड्स की अगर मैं बात करूँ कि डेप्रिसिएशन के अंदर कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, मुझे बताओ कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं। जिसने 11th में 12th में अकाउंट्स की भी है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है कौन कौन से मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के। यस, तो सब फर्स्ट जो मेथड होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और जो सेकंड मेथड होता है, एक मेथड होता है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसको शॉर्ट में WDV भी कहते हैं और उसको शॉर्ट में SLM भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप इसको WDV भी बोल सकते हो, WDV मेथड भी बोल सकते हो, और इसको आप बोल सकते हो इन शॉर्ट में SLM भी बोल सकते हो आप। ये तो दो मेथड होते हैं आपके, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो किसका करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन करने वाले हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं। तो ये आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन कहां से उठाया हुआ है, ये क्वेश्चन TS ग्रेवाल से उठाया हुआ है, आपका TS ग्रेवाल, यस हाँ, TS ग्रेवाल से उठाया हुआ है मैंने ये क्वेश्चन। और तो आप सब करके आए हुए हो यार 11th में, और जो नहीं करके आए तो वो भी देख लें एक बार। तो सबसे पहले हम सबसे इजी क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड का कि कैसे कैलकुलेशन होती है। आपका फोकस सिर्फ होना चाहिए इस क्वेश्चन के ऊपर, सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए आपका फोकस। ये रहा, इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका। तो स्टार्ट करते हैं, इसको रीड करते हैं। बोल रहा है ये 1 अप्रैल 2012 को श्री राम ने परचेज किया एक मशीनरी। श्री राम ने परचेज किया मशीनरी कितने की, 40,000 की मशीनरी परचेज करी है, और उस पर स्पेंड किया है उन्होंने 5,000 फॉर इट्स इरेक्शन। श्री राम ने मशीनरी एक परचेज करी है जिसकी कॉस्टिंग क्या है 40,000 की, जिसके ऊपर इन्होंने और स्पेंड कर दिया। जैसे कि श्री राम ने मशीनरी परचेज करी है 40,000 की और उस पर 5,000 और लगा दिए इरेक्शन के लिए। इरेक्शन का मतलब होता है इंस्टॉलेशन वगैरह का जो खर्चा होता है उसे इरेक्शन कहते हैं। तो 5,000 इंस्टॉल करने के लिए, जैसे अगर मान लो आपने टेलीविज़न खरीदा, आप टेलीविज़न खरीदते हो तो जो आपने LED खरीदा है, LED को लगाने के लिए कुछ इंस्टॉल वगैरह करना पड़ता है ना, तो इंस्टॉल वगैरह करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं इरेक्शंस वगैरह या इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे 5,000 इरेक्शन चार्जेस है। अच्छा ये ध्यान रखना, आपकी जो मशीन की कॉस्ट क्या है, मशीन की कॉस्ट 40,000 है ना, तो 40,000 के अंदर जो भी इंस्टॉलेशन का जो खर्चा होगा ना वो आपका ऐड हो जाता है, इसको आप प्लस कर दोगे, 40,000 के अंदर ये जो 5,000 है आप इसको ऐड कर दोगे, ये ध्यान रखना। ये जो 5,000 है 40,000 के अंदर जो 5,000 है आप इसको ऐड कर दोगे। यानी इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आई रिपीट, कि जब भी आप कोई मशीनरी परचेज करते हो या कोई भी एसेट परचेज करते हो, उस एसेट को परचेज करने के लिए जो भी आप खर्चा करोगे, चाहे वो इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया, चाहे वो कोई एडवोकेट आपने हायर करना पड़ा, कोई लीगल चार्जेस हो गए, या कोई स्टैंप ड्यूटी वगैरह कोई पे की आपने, तो कुछ भी अगर आप पे करते हो वो सारा का सारा आपकी एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो हमारी एसेट कितने की कहलाएगी, 40,000 की या 45,000 की? मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरी जो एसेट है मैं उसको कितने का कंसीडर करके चलूं, 40,000 की या 45,000 की? सक्षम अग्रवाल, अर्शिया, यस। तो 45,000 को वर्षा, उमंग, 45,000 मैं कंसीडर करके चलूंगा, 40,000 मेरे को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां तक क्लियर है?
तो फर्स्ट लाइन मैं पढ़ चुका हूँ, उसके बाद हम स्लोली हम आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है ये, एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीनरी। बोल रहा है कि एस्टिमेट, अब ये ऑब्वियसली एस्टिमेट ही होगा ना, एक्चुअल तो हम जानते ही नहीं ना, एक्चुअल किसी भी एसेट की हम लाइफ जानते ही नहीं कि कितने साल चलने वाली है, हमें क्या पता, हम तो सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसकी जो लाइफ है वो 10 साल तक चलेगी। द मशीनरी की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स तक चलेगा। मतलब ये जो 45,000 की जो मैंने मशीनरी खरीदी है उसकी, वो अगर मैं आज खरीदता हूं तो 10 सालों तक मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। और उसके बाद आगे बोला हुआ है स्क्रैप वैल्यू 5,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000। स्क्रैप वैल्यू 5,000। उसके बाद बोला हुआ है स्क्रैप वैल्यू जो है वो 5,000 है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि जब भी आप, मतलब 10 साल बाद अगर ये एसेट, जैसे कभी कभार जैसे आप एसी खरीदते हो, एसी की लाइफ होती है जनरली 5 ईयर्स की होती है, तो 5 साल बाद क्या वो एसी जीरो हो जाती है क्या, उसकी वैल्यू क्या जीरो हो जाती है क्या? नहीं ना, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती है, उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो वो जब भी आप उसको बेचोगे, चाहे वो खराब हो चुका है लेकिन अगर उसको फिर भी आप बेचोगे, कबाड़ी वाले को भी बेचोगे अगर आप, ठीक है, तो वो भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपको पे करके जाएगा ही ना, तो उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5,000। तो अब तक हमारे पास क्या क्या डिटेल है? अब तक हमारे पास जो डिटेल है वो ये है कि 45,000 की हमारी एसेट है। हमें जो कॉस्ट पड़ी है, मतलब जो मशीनरी की कॉस्ट पड़ी है वो 45,000 की कॉस्ट पड़ी है, और जिसकी जो लाइफ है वो 10 साल की लाइफ है। इसकी लाइफ क्या है? 10 साल की लाइफ है, 10 ईयर्स की इसकी लाइफ है, 10 साल की लाइफ है। और अगर मैं 10 साल बाद अगर इसको मैं बेचूंगा तो मुझे कितने मिल जाएंगे? मुझे 5,000 तो मिल ही जाएंगे। ये सारा का सारा एस्टिमेट है, ठीक है, कोई एक्चुअल फिगर नहीं है, सारा का सारा एस्टिमेट है कि 5,000 के बाद, मतलब अगर 10 साल में बेचूंगा तो 5,000 मुझे मिल जाएंगे। अब आगे बोल रहा है क्या? आगे बोल रहा है ये डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। और आपको क्या करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और उसके बाद मशीनरी अकाउंट आपको बनाना है। जैसे लेजर बनाया था आपने मशीन, जैसे मैंने आपको लेजर सिखाया था कैसे कैसे बनाना होता है, तो असेट्स का भी लेजर मैंने बनाना सिखाया था, तो वैसे ही आपको लेजर बनाना है यहाँ पे। तो मशीनरी अकाउंट आपको बनाना है कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। फर्स्ट 3 ईयर्स का आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, और अकाउंटिंग ईयर बोल रहा है 31 मार्च को एंड होता है। तो क्या ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं था वैसे तो। जिन्होंने अकाउंट्स में किया हुआ है ये क्वेश्चन, तो उनके लिए तो बहुत इजी होगा, ऑब्वियसली मैं जानता हूँ, बट जो नए हैं अकाउंट्स में, क्या उनको ये क्वेश्चन समझ में आया? मुझे ये बताओ आप। क्वेश्चन समझ में आया? बताओ। ओके, तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लो आप, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको। मैं यहाँ पे डिटेल्स लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन के अंदर डिटेल्स गिवन थी। तो मशीन की जो कॉस्ट है, अच्छा डेप्रिसिएशन का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का, डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम, मैं इसको बोल सकता हूँ अंडर एसएलएम, डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम। इसका क्या फॉर्मूला होता है? अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला इसका होता है कोस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कोस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। और जिसको आपको डिवाइड करना होता है किससे? आपको डिवाइड करना होता है किससे? बताओ किससे?
लाइफ से, लाइफ ऑफ असेट। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ असेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू मुझे ये बताओ, आप कैलकुलेट करके बताओ कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आएगी, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी आएगी। मुझे कॉस्ट बताओ कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी मुझे पहले ये बताओ, कॉस्ट कितनी गिवन थी? कॉस्ट थी 45,000, जिसको याद है, जिसको याद है ये बताओ। कॉस्ट थी 45,000, कॉस्ट थी। माइनस कितना करूं? माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितना था? 5,000, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड किससे करूं? डिवाइड में किससे करूं? डिवाइड कितने से करूं? लाइफ से। लाइफ कितनी थी? 10 ईयर्स, लाइफ थी 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स को आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा? इसकी ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, ये कैलकुलेट करके कितना आएगा मुझे बताओ? 4,000 आएगा। तो 4,000 क्या हो गया? आपका डेप्रिसिएशन हो गया। यानी हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता है? स्ट्रेट लाइन मेथड ये बोलता है कि आपको हर साल, अगर स्क्रैप वैल्यू अगर गिवन ना हो ना तो इसको जीरो ले लोगे आप। अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन ना हो तो आप जीरो ले लोगे, यहां पे जीरो ले लोगे, यहां पे ऐसे जीरो शो करोगे आप। देखो स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूं। अगर स्क्रैप वैल्यू अगर गिवन ना हो तो आप इसको जीरो ले लो, अगर गिवन है तो स्क्रैप वैल्यू आप ले लोगे। तो 4,000 आ गया। अब ये 4,000 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4,000? ये 4,000 आप एवरी ईयर आप एक्सपेंस शो करोगे डेप्रिसिएशन के रूप में। तो एक बारी मैं आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक सेकेंड। हाँ तो ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख सकते हो। हमने क्या बनाया हुआ है? मशीनरी अकाउंट बनाया हुआ है। मशीनरी अकाउंट बिल्कुल लेजर की तरह बनाना है जैसे आप बनाते हो। मशीनरी अकाउंट आपने बनाया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा आई थिंक, है ना? तो मशीनरी अकाउंट वैसे ही लेजर की तरह बनाना है। यहाँ पे डेबिट लिखना है, यहाँ पे क्रेडिट लिखना है, और फिर उसके बाद में डेट पर्टिकुलर अमाउंट। जेएफ लिखना चाहते हैं तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो जेएफ को लिखने की जरूरत नहीं है। ये जनरल फॉलियो होता है बेसिकली, या लेजर फॉलियो भी बोल सकते हो। तो इसको यूज़ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने? आप डेट डाली सबसे पहले, तो फिर डेट के बाद अप्रैल 1 बैंक कितने का खरीदा था? 40,000 का। एंट्री तो पता है ना इसकी, मशीनरी परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री। मशीनरी जब परचेज करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीनरी हमने बैंक के थ्रू पे करी, तो मशीनरी टू बैंक, तो वही यहाँ पे शो किया है इसने। तो टू में बैंक अकाउंट लिखा है यहाँ पे 40,000। फिर उसके बाद में इरेक्शन के एक्सपेंसेस पे करे थे तो वो भी उसकी वैल्यू के अंदर ऐड हो गए। तो मेरी अब जो मशीनरी है वो 45,000 की हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। देखो डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होके आया था मेरा, ये 4,000, ये जो 4,000 मेरा कैलकुलेट होके आया था फॉर्मूले से, ये 4,000 मैं हर साल चार्ज करूंगा। ये देखो हर साल चार्ज किया हुआ डेप्रिसिएशन। ये मैं जो लेजर बना रहा हूँ मशीनरी अकाउंट का, वो हर साल का बना रहा हूँ। ये देखो 2012, 2013, 2014, 3 साल का। उसने क्वेश्चन में गिवन था कि आपको 3 साल का बनाना है, तो 3 साल का इस तरह से बनाओगे। 40,000 प्लस 5,000, फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो एक्सपेंस मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्यों मेंशन किया है, क्रेडिट साइड क्यों मेंशन किया है? आपको पता होगा कि अगर मैं असेट अकाउंट में कुछ भी चीज़ क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ, इसका मतलब है उसकी वैल्यू के अंदर गिरावट आना। तो डेप्रिसिएशन मैंने 4,000 लिख दिया,
और लास्ट में मेरा बैलेंस सीडी आ जाएगा। बैलेंस सीडी आता था हर साल 41,000 आपका 41,000 आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये ईयर के एंड में आप चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन आप सिर्फ ईयर के एंड में चार्ज करोगे। ऑब्वियसली ना, आप पूरे साल दिखाओगे ना कि पूरे साल आपने यूज किया। एक सेकेंड, चार्ज लैपटॉप पे चार्ज लगा दूं। तो डेप्रिसिएशन आपको ईयर के एंड में शो करना पड़ेगा, उससे पहले शो नहीं करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने पूरे साल यूज किया है उसको, फिर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो ना। यहां तक समझ आया तो बताओ आगे चलूं। अगर यहां पे किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहां तक क्लियर है? ओके फिर उसके बाद अब ये साल खत्म हो चुका है, ये साल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो बैलेंस सीडी जो होगा 41,000 का, ये 41,000 का आपका अगले साल का क्या बन जाएगा बैलेंस? ज्वाइन करवा दो, ठीक है। तो जो आपका जो 2013 का आई थिंक बीच में वॉइस ब्रेक हो गई। हाँ अब ठीक है, अब वॉइस ठीक आ रही होगी। 2013 का जो आपका बैलेंस सीडी होगा 41,000 का, वो अगले साल जाके 1 अप्रैल को आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी हो जाएगा। लास्ट ईयर का बैलेंस सीडी इस ईयर का बैलेंस बीडी हो जाएगा, और फिर बैलेंस बीडी लिखने के बाद आप 41,000 फिर दोबारा से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 4,000 का, फिर आपका बैलेंस सीडी आएगा, है ना। अब ये क्या शो कर रहा है? अब ये शो कर रहा है, देखो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, हर साल आपकी एसेट की वैल्यू में गिरावट आ रही है। फर्स्ट ईयर आपकी एसेट रह गई थी 41,000 की, फिर उसके बाद एसेट रह गई थी 37,000 की, फिर उसके बाद 33,000 की। तो बैलेंस सीडी क्या शो करता है? बैलेंस सीडी यही तो शो करता है कि आपकी जो एसेट की वैल्यू क्लोजिंग टाइम पे कितने की रह गई थी। तो इस तरह से आपको जो आपका मशीनरी अकाउंट बनेगा